प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए सभी बैंकों को लिखा खत, कहा प्राथमिकता पर खोले जाए सबके अकाउंट। धर्म संसद में संतों ने प्रस्ताव किया पास, मंदिर से हटेगी साई की मूर्तियां, 1 महीने में बनेगा राम मंदिर। लव जिहाद के मसले पर बोले इमाम बुखारी, कहा हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने के लिए बीजेपी फैला रही है लव जिहाद का भ्रम। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में अभी नहीं होंगे चुनाव, फरवरी तक लगा रहेगा राष्ट्रपति शासन। और कुपवाड़ा में पिछले 48 घंटे में तीसरा जवान शहीद। कुपवाड़ा में आतंकी से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे लॉस नायक धनंजय कुमार, अस्पताल में तोड़ा दम। नमस्कार, मैं हूं शशांक विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। इस वक्त अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जो सपने उन्होंने दिखाए थे, जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों को वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं। ये जरूर है कि 90 दिन पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर, और एनडीए सरकार को आए हुए 90 दिन आज पूरे हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के मद्देनजर सभी बैंकों को ईमेल करके हर परिवार के बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हमें 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाता खोलने की जरूरत है, यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इससे विकास की कई योजनाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि बेहतरीन उपलब्धि वाले शाखाओं को वो मान्यता प्रदान करेंगे। 28 अगस्त से शुरू होने वाले जन धन योजना के तहत हर एक खाता धारक को डेबिट कार्ड और 1 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से कहा था कि वह चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी बैंक में खाता हो। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के 2 चरण होंगे। पहले में बैंक में खाता खुलेगा, जबकि दूसरे चरण में बीमा और पेंशन दिया जाएगा, जो कि अगले स्वतंत्रता दिवस के बाद होगा। तो निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जो वादे उन्होंने किए धीरे धीरे उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं, और जन धन योजना 28 अगस्त से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। कमल का कमाल खत्म हो गया। इस तरीके से अगर उपचुनाव की बात की जाए तो लगातार पटकनी खाती दिख रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कमंडल के खिलाफ मंडल की दुहाई देते हुए गले मिले लालू और नीतीश की दोस्ती पर उपचुनाव में बिहार की जनता ने भरोसा दिखाया। बिहार की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के महागठबंधन ने 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर ही कामयाबी हासिल की है। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो इन तीनों पार्टियों में जिस तरीके से आरजेडी की बात की जाए तो 100% सीटों पर उसने जीत हासिल की है। वहीं जेडीयू ने 3 में से 2 सीटों पर और कांग्रेस ने 2 में से 1 सीटों पर। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो जहां उसकी 6 सीटें थी उसमें वो महज सिर्फ 4 सीटें ही बचा पाई। तो इस तरीके से अगर बात की जाए कमल के कमाल की तो वो बहुत हद तक इस वक्त तमाम राज्यों में खत्म होता दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी के प्रभाव की बात की जाए तो वो भी खत्म हो रहा है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं कि आने वाले समय में जो एक्सपेरिमेंट बिहार में किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम और राज्यों में बीजेपी के खिलाफ किए जा सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की जीत पर खुलकर बोले और जीत के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है नीतीश का इस जीत पर। तो इस मायने में ये उपचुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण था, इसकी काफी अहमियत थी। और इस उपचुनाव में बिहार की जनता ने, मतदाताओं ने स्पष्ट तौर पर अपना मत प्रकट किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो भी प्रत्याशी जीते हैं मैं सबको बधाई देता हूं। अब इस पूरे चुनाव के दौरान मैंने तो कोई दावा नहीं किया था। हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से अपील की, लेकिन बहुत लोग दावा कर रहे थे। तो एक बात तो स्पष्ट है इस चुनाव के नतीजे से कि जनता अब
उन्माद की राजनीति के झांसे में आने वाली नहीं। लोकसभा के चुनावों के इतने कम समय के बाद सपने तो दिखा दिए नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उसे साकार नहीं कर पाए। और पिछले 90 दिनों में जिस तरीके से लगातार 2 अलग अलग उपचुनाव में जो बीजेपी की हालत हुई है, वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि इस वक्त जो कुछ भी बीजेपी कर रहा है वो देश की जनता के साथ ठीक नहीं है। और जिस तरीके की उम्मीद जनता लगा के अच्छे दिनों की बैठी थी, वो अच्छे दिन लाने में बीजेपी नाकामयाब रही है। और इसका जीता जाता उदाहरण जो है, अभी पिछले 4 राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उसमें जो करारी शिकस्त मिली है बीजेपी को, वो साफ तौर पर यह दर्शाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी की जो हालत है पिछले 2 उपचुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें उसकी हालत खराब हो गई है। और साफ तौर पर अब ये बात कही जा सकती है कि जो अच्छे दिन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, देश के अच्छे दिन आए ना हो, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन जरूर जा चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजनीतिक दुश्मनी भुलाकर लगभग 20 साल के बाद एक साथ आए बिहार के 2 दिग्गज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। बिहार उपचुनाव के नतीजों ने मोदी लहर पर सवार बीजेपी की हवा निकाल दी। जैसे जैसे बैलेट बॉक्स खुल रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मायूसी नजर आने लगी थी। अब बीजेपी कह रही है कि वो इस हार की समीक्षा करेगी, लेकिन उसे समीक्षा इस बात की भी करनी होगी कि क्या लोकसभा में जो हुआ वो सब हवा हवाई था या उनकी बातों में कुछ वजन भी था। बिहार के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कुल 18 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी के नए आलाकमान की नींदों में खलल डालना शुरू कर दिया होगा। इससे पहले जब उत्तराखंड की 3 विधानसभा सीटों के नतीजे आए थे तो बीजेपी ने इन्हें हल्के में लिया था, लेकिन अब इन 18 सीटों पर उनकी जो गति हुई है वो उसे सोचने पर मजबूर कर देगी कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी उत्साह में थी, उसके सिर से लोकसभा चुनाव की खुमारी भी नहीं उतरी थी। लेकिन अब मोदी लहर में लहराने के आदी हो चुके बीजेपी वालों को राजनीति के लब्बो-लुआब को नए सिरे से समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। अमित शाह अध्यक्ष तो बन गए लेकिन शहंशाह नहीं बन पाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले उत्तराखंड की बात की जाए, उसके बाद बिहार की बात की जाए, तो जिस तरीके से उपचुनाव में जो हार का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त बीजेपी को, उसको जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में लालू नीतीश के महागठबंधन ने अपना जलवा दिखाया, जबकि बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के प्रदर्शन पर पार्टी नेता शहनवाज हुसैन ने दुख जताया और कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। शहनवाज हुसैन ने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए लालू नीतीश के गठबंधन को अगले चुनाव में गंभीरता से लेने की बात कही। वहीं चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर उन्होंने कहा कि ये राज्य के चुनाव थे, इसकी जिम्मेवारी हम सब अपने कंधों पर लेंगे। तो साफ तौर पर अगर कमाल तो आपका और अगर फेल तो हम। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें इस वक्त शहनवाज हुसैन की, तो उन्होंने इस बात को मान लिया है कि जिस तरीके से अगर हीरो है तो वो हैं, जीरो है तो हम हैं। तो इस तरीके से जो बचाव करते हुए दिख रही है इस वक्त बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जिस जो हालत इस वक्त बीजेपी की इस वक्त देश में बनी हुई है, 90 दिनों में अगर इस तरह का बदलाव आता है तो आने वाले समय में बिल्कुल सोचना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि आने वाले समय में तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उसमें अगर वो अपनी पकड़ नहीं बना पाई तो हालत बेहद खस्ता हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर पंजाब में बात की जाए तो पंजाब में कुछ उपलब्धि जो है बीजेपी के हाथ लगी है। पंजाब में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एक सीट पर कांग्रेस और दूसरी सीट पर अकाली दल ने बाजी मार लिया है। कांग्रेस ने पटियाला सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। पटियाला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विदेश मंत्री परनीत कौर ने 23,000 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने अकाली दल के भगवान दास जुनेजा को हराया। ये सीट परनीत के पति और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तो वहीं तलवंडी साबो से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार जीत मोहिंदर सिंह सिंधु ने कांग्रेस उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी को हराकर तलवंडी सीट जीत ली है। और वहीं पंजाब में लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी का उपचुनाव में पत्ता साफ हो गया है। तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो ये ज़रूर है कि यहाँ पर एक सीट का फ़ायदा हुआ है उसे, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जो पूरा वेव है वो अकाली दल के खिलाफ चल रहा है, उस लिहाज से अगर ये सीट उन्होंने जीती है तो निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर पूरे देश के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी की हालत बेहद खस्ता है।
राज्यपालों का रूठना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपीए के धड़ल्ले पे चलना, इस जो सिलसिला है अभी लगातार जारी है। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित इस्तीफे के कयासों के बीच कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिली। शीला ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस्तीफा देने के सवाल पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलना उनका कर्तव्य है। यह पूछे जाने पर कि क्या आप राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के लिए आप पर दबाव डाला जा रहा है, तो शीला ने कहा कि आप खुद ही अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 26 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक 7 राज्यपाल सरकार के इशारे पर इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें BL जोशी, शेखर दत्त, अश्वनी कुमार, MK नारायणन, BB बांचू, बक्कम पुरुषोत्तम और K शंकर नारायण शामिल हैं। तो वहीं गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल को पहले मिजोरम भेजा गया और फिर पद के दुरुपयोग के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। तो जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो यूपीए के उस रास्ते पर चल रही है जो रास्ता 2004 में काफ़ी अरसे बाद यूपीए ने फिर से अपनाया था, राज्यपालों को हटाने का। संतों के धर्म संसद में विवादास्पद प्रस्ताव पास किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के करवधा में हुई धर्म संसद में संतों ने तय किया कि मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाई जाएगी। साथ ही 1 महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। धर्म संसद में संतों ने साईं को भगवान तो दूर संत या गुरु मानने से भी इंकार कर दिया। धर्म संसद की ओर से प्रस्ताव पास होने के बाद मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी भी या नहीं, अभी यह साफ नहीं है। इससे पहले धर्म संसद के दौरान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और शिरडी के साईं बाबा के अनुयायी एक दूसरे से भिड़ गए थे। खबरों के मुताबिक साईं के 2 अनुयायी धर्म संसद के आयोजक स्थल पर पहुंचे। साईं के समर्थक साईं पर होने वाली चर्चा पर अपने विचार रखने आए थे और उन्होंने शंकराचार्य को लेकर सवाल किए। इस पर शंकराचार्य के अनुयायी भड़क गए। तो आपसी जो है, आप साफ तौर पर जिस तरीके से इस वक्त संसद में जो है, धर्म संसद की अगर बात की जाए तो वहां पर भी धर्म संकट बना हुआ है और साईं को लेकर जो इस तरह की राजनीति चल रही है इस वक्त बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लव जिहाद के मसले पर हंगामा बरपा है, लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि इस तरह की किसी चीज का वजूद नहीं है और बीजेपी और आरएसएस देश का माहौल खराब करने के लिए इसे तूल दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब करने के लिए एक साजिश के तहत प्यार को जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मौका परस्त ताकत उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में इसे बढ़ावा दे रहे हैं और ये अफसोसजनक है। तो साफ तौर पर अगर बुखारी की बात की जाए तो अखिलेश यादव के बाद इमाम बुखारी ने जो है बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है और लव जिहाद का जो मुद्दा उठाया गया है उस पर साफ तौर पर राजनीति करने का आरोप लगाया है इमाम बुखारी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो साफ तौर पर अगर आपको बताएं कि जिस तरीके से इस वक्त लव जिहाद के मुद्दे की बात की जाए, इस वक्त तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उभर कर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें रांची के मुद्दे की, उसके बाद हम बात करें साहिबाबाद की, चाहे हम बात करें सहारनपुर की, तो 3 ऐसे मुद्दे हैं जो महज पिछले 4 दिनों के अंदर निकल कर आए हैं। और ये 3 ऐसे जिस तरीके से लगातार अगर हम लव जिहाद की बात करें तो तीनों की तीनों जो कहानी है उसका पूरी तरह से उस कहानी को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग धर्म के लोगों ने शादी की थी। इंटरकास्ट मैरिज का मुद्दा है ये, और इसमें जिस तरीके से उसके बाद धोखाधड़ी हुई है, तलाक की बात आ गई है। और रांची वाला केस तो अपने में चौंकाने वाला था कि जिस तरीके से एक इंसान अपनी आइडेंटिटी छिपाकर 3 साल तक किसी को बेवकूफ़ बनाता है, उसके बाद उसे छोड़ देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है लव जिहाद को एक तरीके से बढ़ावा दे रही है और बीजेपी इसके खिलाफ रही है। ये ज़रूर है कि अपने बैठक में, मथुरा में जो बैठक हुई उसमें उसने यू टर्न ले लिया और लव जिहाद का नाम लिए बगैर उसने कहा कि जो इंटरकास्ट मैरिज है और जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को बहकाया जा रहा है उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, उस पर रोक लगाने के लिए हम पहले से अपना कमर कस चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव के बाद शाही इमाम बुखारी ने जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है लव जिहाद को लेकर राजनीति करने का, और उन्होंने इस बात को भी साफ किया है कि लव जिहाद कोई शब्द है ही नहीं। प्यार को ज़बरदस्ती जो है ये लोग 2 अलग अलग धर्मों के नाम से जोड़ने और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम
तमाम जगहों के बात करें, जिस तरह से घटना हो रही है, चाहे साहिबाबाद की हो, उसके बाद फिर आपकी सहारनपुर की हो, उसके बाद रांची में हो, तो चाहे उत्तर प्रदेश या देश के तमाम अन्य राज्यों में भी इसका जो आप कह सकते हैं कि इसकी कहानियां सुनने को मिल रही हैं और इससे जुड़े वारदात अलग अलग शहरों से निकल कर आ रहा है, तो जो वाकई में सवालिया निशान खड़ा करता है आज की स्थिति में। और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से इस पर स्टैंड लेता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम जगहों से जिस तरह से इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही हैं वो अपने में बेहद दुखद है। और साथ ही साथ ये ज़रूर है कि हर रिश्ते में अनबन होती है और एक स्तर पर आकर रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पिछले 4-5 दिनों की अगर बात की जाए तो पहले आपका सहारनपुर में, उसके बाद साहिबाबाद में और उसके बाद फिर रांची का मुद्दा, जो कि वाकई में बहुत चौंकाने वाला और बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से एक इंसान अपनी आइडेंटिटी छिपा के 3 साल तक किसी के साथ रहता है, उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त हर कोई उसे उसी नाम से जानते हैं, लेकिन आखिरकार पता चलता है कि वो किसी और धर्म से बिलोंग करता है, उसका आइडेंटिटी कुछ और है, जो कि अपने में एक सवाली निशान खड़ा करता है कानून व्यवस्था को लेकर कि किस तरीके से आदमी अपनी आइडेंटिटी बदल देता है, लेकिन उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला कोई नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत के सेक्टर 25 की सड़क को सोमभाई मार्ग नाम दे दिया है। वो कल इस सड़क के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। गौरतलब है कि सोमभाई ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया था। इस मौके पर सीएम ने विरोधी दलों पर निशाना साधा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे गणेश चतुर्थी करीब आ रही है और मूर्तियों को लेकर क्या कुछ जोर शोर से क्या कुछ चल रहा है। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी करीब आ रही है और इसके साथ ही भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने का काम भी जोरों शोरों से शुरू हो गया है। 29 अगस्त को गणपति की स्थापना से पहले बाजारों में गणेश की मूर्तियां सजने लगी हैं। रेवाड़ी में राजस्थान के एक बुजुर्ग कहते हैं कि मूर्तियों की कीमत 100 रुपए से 10,000 तक होती है।
लोग अपने मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान गणेश की स्थापना अपने घरों में करते हैं और 10 दिनों बाद इसे प्रभावित कर देते हैं। ये बताते हैं कि वो मूर्ति बनाने का काम पिछले 20 से 25 सालों से कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में बनाने लगा था। महाराष्ट्र में से शुरू हुआ है बनाना। तो वहाँ से कहने मतलब पूछते जैसे अपने राजस्थान के अंदर आ गया, हरियाणा के अंदर आ गया, अभी दिल्ली के पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब जगह बना रहे कहने। ये अभी 29 तारीख से आ रही है, इसमें इसकी स्थापना है कहने का मतलब। आजम खान की अगर बात की जाए इस वक्त उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके का हालात बन गया है कि इस वक्त आवाज़ खुद आजम खान के खिलाफ उठ रहे हैं। लखनऊ में मदरसा शिक्षकों ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के आवास पर घेराव किया। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 2 सालों से उनका वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे वो लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनका वेतन नहीं दिया जाएगा वो इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जो हमारे मुख्य समस्या यह है सर कि हम लोगों का 2-2, 3-3 साल मानदेय नहीं मिल पाता है, जिसके हमारे परिवार भूखों मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों को सम्मान न्योता दे करके बुलाया गया था इंदिरा प्रतिष्ठान में, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि भारत सरकार पैसा जब भी दे, लेट दे, समय से दे दे, लेकिन हम आपका मानदेय प्रतिमाह देते रहेंगे। जब वो पैसा दे देंगे तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। मैंने सर फैसला कर लिया। हम लोगों ने सुबह से 8 बजे से हम लोग बैठे हैं। हमने मंत्री जी को अपनी सूचना, उनके जितने महकमे के सचिव थे या पुलिस प्रशासन के लोगों को अवगत कराया है, और ये भी कहा कि माननीय मंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, और जब तक मंत्री जी आ नहीं आएंगे, हमारी बात को सुन नहीं लेंगे, तब। तो अगर मदरसों के शिक्षकों की माने तो मदरसा में जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है कि शिक्षकों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, और अगर आजम खान की बात की जाए तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। बदायूं केस में सीबीआई हत्या के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। सीबीआई ने यह फैसला फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात खारिज किए जाने के बाद लिया है। बदायूं हत्याकांड केस में 2 लड़कियों की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई मामले की जाँच में जुटी हुई थी। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो इस वक्त बदायूं केस में नया मोड़ आया है, और सीबीआई ने साफ तौर पर चार्जशीट दाखिल करने से 5 आरोपियों के खिलाफ मना कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। तो साफ तौर पर अगर हम बदायूं केस की बात करें तो एक नया मोड़ आया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गांव पंचायत सेम कोटी में रहने वाली एक मर्दानी पर गुलदार को हमला करना भारी पड़ा। 56 साल की कमला सिंचाई कर के लिए खेत में गई थी। अचानक झाड़ियों में छिपे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कमला घबराई नहीं और गुलदार पर दारती और कुदाल से हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही मदद के लिए चिल्लाती भी रही, लेकिन करीब 30 मिनट बाद कमला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। तब तक बुरी तरह घायल गुलदार पस्त होकर अधमरी स्थिति में जमीन पर ढेर हो गया था। हालांकि कमला को भी काफी चोटें आई थी, जिसको पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाएं हाथ की हड्डी बाहर आ गई है, मतलब फ्रैक्चर्ड है, हाँ, और कोहनी की भी है, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की दोनों है, हाँ, बाएं हाथ की यहाँ पर कोहनी के आसपास है, हाँ, सर पे काफी सारे चोट के निशान है, खरोच के निशान है, बाइट के निशान है पूरे शरीर पे ऊपर की साइड की तरफ। हाँ, अभी तो ठीक लग रही है, बस एक बार एक्सरे की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में बता सकते हैं कि कितना क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चाहते हैं कि हमारे देश पे जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर हो, जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है उससे और बेहतर हो, युवा कुछ नया करें। और उसी लिहाज से जो है पंजाब के मोगा के अजीतवाल गांव में एक ट्रैक्टर आजकल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस ट्रैक्टर में, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिना ड्राइवर के चल रहे इस ट्रैक्टर को देखकर आप चौंक गए होंगे। इससे पहले कि आप इसे सपना समझें, हम आपको बता दें कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। ये ट्रैक्टर अपने आप सिर्फ चलता ही नहीं है बल्कि खेत भी जोतता है। ट्रैक्टर का ब्रेक, रेस, स्टीयरिंग भी अपने आप काम करने लगता है। इतना ही नहीं, अगर कोई सामने आ जाए तो ये रुक भी जाता है।
इस ट्रैक्टर को देखने के लिए गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर इसे कोई मिस्टर इंडिया चला रहा है क्या, या कोई भूत। इससे पहले आप किसी भूत के चक्कर में पड़े, हम आपको बता देते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रैक्टर मोगा के अजीत वल LLRM इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों ने बनाया है। इनके नाम पवित्र और गुरदीप हैं। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो किसी भी वाहन पर लग सकती है और वो भी बन सकती है मिस्टर इंडिया। इस डिवाइस को ट्रैक्टर में लगाकर ये दोनों घर बैठे खेती कर रहे हैं। इस खास किस्म की डिवाइस को बनाने के लिए दोनों छात्रों को 3 महीने का वक्त लगा। इसमें 95,000 का खर्चा आया। इसे बनाने के लिए दोनों छात्रों ने कुछ मोटर्स, मोबाइल और 3G सर्विस का सहारा लिया है। इसे कहीं भी बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। खेती को आसान बनाने के लिए बनाई गई छात्रों की ये डिवाइस तरक्की की एक नई कहानी कह रही है, जो बढ़ते समय के साथ हमारे देश विकासशील छवि को चमकाती है। भटिंडा से धर्मेंद्र काकी, रिपोर्टर 24/7। तो युवाओं में जिस तरीके का इस वक्त जज्बा है और जो टेक्नोलॉजी को इजी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन उदाहरण रहा। ये जिस तरीके का ट्रैक्टर आपको देखने को इस रिपोर्ट में मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपोर्ट 24/7 के साथ। नमस्कार।